हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको थ्योरीज बता दी, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री की बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। मैंने कुछ पार्टीशन टाइप पार्ट बाय पार्ट मैंने आपको बहुत सारे डेरिवेशंस भी करवाए थे। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि जेई मेन में। एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, एडवांस में लेवल बहुत टफ हो सकता है, लेकिन जेई मेन में लेवल टफ नहीं होते। 80% क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं। दैट मीन टू से जनरल ऑन एन एवरेज बच्चे जो हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 80% अगर आपने स्कोर कर लिया बच्चों तो आपको एनआईटी तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद अच्छा कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए पहले आप अपने बेसिक सही कर लो, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन, जो बार बार मैं कहता हूँ बच्चे बेसिक्स को मिस करके बड़े बड़े पैकेजेस के क्वेश्चंस, इस इंस्टीट्यूट के उस इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। आप देख लो प्रीवियस 20 ईयर्स के जेई मेन के क्वेश्चन, पहले ये AIEEE के नाम से हुआ करता था, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो उन क्वेश्चनों को अगर आप देखोगे और अगर आप सही तरीके से बैठ जाओ तो आपको वो क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एकदम सिंपल टेक्निक से बनेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे प्रिपरेशन में हमारे अंदर होड़ लगी है। कभी इस पैकेज के क्वेश्चन 4 कर लिए, कभी उस पैकेज के क्वेश्चंस कर लिए, कभी ये कर लिया, कभी वो। सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट तो हम कभी देते ही नहीं है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, इसके उसके, यहाँ रे भाई देना है हमें। एक पिक करो, सारे अच्छे हैं, कोई एक पिक कर लो कि हाँ मुझे इसकी AITS देनी है। वेरिएशन अपने अंदर लाओ बच्चों, बाहर वेरिएशन नहीं है। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके खुद से है। आप खुद के कंप्यूटर, जिस दिन खुद को जीत लोगे ना, उस दिन रैंक तो आपकी आनी ही आनी है। ठीक है, तो मैथोडिकल होके पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ। एक्चुअल प्रिपरेशन जो बच्चा मिस करता है ना बच्चों, वही होता है। आज मैं अपने मतलब थोड़ा सा मैं फैमिली के बारे में बताऊं। आज मेरा जो खुद का ब्रदर है, जो छोटा मेरा ब्रदर है, ही इज़ ऑल्सो IIT, नाउ ही इज़ वर्किंग इन जापान। तो जो चीज़ें हैं मैंने खुद देखा, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे वो प्रिपेयर करता था, कैसे मैंने गाइडलाइन उसके लिए तैयार की। तो वो गाइडलाइन मैं प्रैक्टिकली आपसे शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बातें। मुझसे पूछा करता था, भैया किस तरीके से कौन सी बुक्स पढ़ें, किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन होगी। तो बिल्कुल एक मैथोडिकल वे से उसने प्रिपरेशन की। आज मैथोडिकल वे से प्रिपरेशन करके वो एक अच्छे लाइफ स्टाइल को जी रहा है, एक अच्छी जगह पोजीशन पे पहुंचा है। बिल्कुल मैथोडिकल हो, क्वेश्चनों का अटैक करना सीखो, कम समय में अटैक करना सीखो। बेस लेवल पे हमेशा कमांड होना चाहिए। अगर आपकी बेस थ्योरी अच्छी है तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है बोलो कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है। याद करो मैंने हेस लॉ बताया था, कंप्लीटली हेस लॉ पे बेस्ड है। चेक करो क्या लिखा है, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाफ डेल्टा F फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्या ऐसा हो सकता है क्या? फॉर्मेशन तो काफी अलग अलग है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, डेल्टा F फॉर्मेशन ऑफ CO इज इक्वल टू डेल्टा F फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड प्लस डेल्टा F फॉर्मेशन ऑफ O2। क्या इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन आपने देखा था क्या? नहीं सर, ऐसा एक्सप्रेशन भी नहीं देखा था। अच्छा, क्यों ऐसा मैं कट कर रहा हूं उसका भी रीजन बता रहा हूं। डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ CO इज डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस डेल्टा F फॉर्मेशन ऑफ O2। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ CO, डेल्टा C फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड माइनस C फॉर कंबशन एंड कंबशन ऑफ CO। अच्छा अब देखो मुझे जाना क्या है, हर जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड पे जाना है ना। जाने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए, यानी एक्चुअली में मुझे पहुंचना कहाँ है समझो, C प्लस हाफ O2 दैट गिव्स यू CO। यही तो है, यानी पहुंचना मुझे यहीं पे है, डेल्टा F फॉर्मेशन ऑफ CO। यही तो पूछा है। बोलो ये आया कहाँ से? इसी रिएक्शन की तरफ जाना है चारों ऑप्शन में। अच्छा, इसको कैसे जा सकते हैं? अच्छा, इसके लिए मेरे पास कार्बन है, ग्रेफाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है, यही तो दो दिया हुआ है। तो कैसे इस कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके इस इक्वेशन पे हम पहुंच सकते हैं? सोचो तो। मैंने लिख दिया कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2। अच्छा,
कंबशन हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में देखो हर जगह कंबशन लिखा, CO2 बन गया, बहुत बड़ी बात है, ये कंबशन है ना, कार्बन जल गया, बर्न कर गया, तो भैया डेल्टा C कंबशन आपका दिया हुआ है ग्रेफाइट का, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये एक इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब दूसरा मैं लिखूं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है प्लस हाफ O2, इससे आपका क्या बन जाएगा बच्चों, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन देखो दिया हुआ है, तो डेल्टा CH0 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका गिवन है, मैंने मान लिया ये X गिवन है, ये मान लिया मैंने Y गिवन है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमने लिख लिया, क्योंकि जाना मुझे यहाँ है, तो क्या इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम यहाँ पहुँच सकते हैं क्या? चलो एक बार करके देखें। मैंने मान लिया दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। ओके सर, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके देखूं, देखो तो पहुंच पाते हैं कि नहीं, यही तो फॉर्मेशन है, इस इक्वेशन पे जा पाते हैं कि नहीं। देखें इक्वेशन 1 मतलब C प्लस O2 माइनस CO माइनस हाफ O2 gives you CO2 माइनस CO2। क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन, वेट फॉर अ मोमेंट, ये और ये आपके कैंसिल हो गए क्या? बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं C प्लस ये क्या होगा O2, मतलब आगे 1 है इसके, एंड हाफ O2, तो क्या हो जाएगा हाफ O2, बिल्कुल। ये माइनस इधर चला गया तो क्या हो जाएगा CO। देखो क्या हम पहुंच चुके फॉर्मेशन पे, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन पे पहुंच चुके इन दोनों इक्वेशन का यूज करके। यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू डेल्टा C कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, यानी यहाँ पे मैं लिख दूँ ग्रेफाइट, ज़्यादा अच्छा लगेगा, C मतलब ग्रेफाइट ही तो होता है, प्लस माइनस था ना, हाँ चलो माइनस का होगा, माइनस किया था ना इक्वेशन 1 माइनस डेल्टा कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या इसी से तो आया? क्या ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया क्या बच्चों? बिल्कुल। अब देखो तो ऐसा एक्सप्रेशन कहाँ है, देखो इसलिए मैंने कट कर दिया था, क्योंकि मैं तो इसको जानता हूँ, ये डी ऑप्शन। इतना समय नहीं लेना है एग्जामिनेशन में, देख के भी समझ में आता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये लिंक कैसे हो सकता है, ये दोनों लिंक नहीं हो सकता, ये और O2 के साथ लिंकिंग कहाँ से हो जाएगी बच्चों, ये तो फॉर्मेशन के टर्म्स में है। ठीक है, और आपको पता ना स्टैंडर्ड स्टेट में वैल्यू कैसी बदलती है, यस सर जानता हूं मैं, याद आया, करवाया था ना, डेल्टा H रिएक्शन टू डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो क्या लेते हैं, यस सर। उसके बाद ये फॉर्मेशन के टर्म में था, ये कंबशन के टर्म्स में था। मैंने पूरा आपको सॉल्यूशन के साथ बता दिया, अच्छे से सॉल्व कर लेना। चलो मैं रब करता हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा से एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या कह रहा है। When 5 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न टू SO2, 46 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा सिंपल, इसको समझो कैसे लिखना है। सल्फर है प्लस O2 है, ये आपका क्या बन गया, SO2 बन गया। इसी को निकालना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कितने डिग्री पे बोला है, कुछ नहीं बोला, डायरेक्टली लिख दो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 आपको ढूंढना है। अच्छा सल्फर कितना है यहाँ पे बच्चा, 32 ग्राम यानी 1 मोल है, बिल्कुल। आपके पास है कि 5 ग्राम सल्फर बर्न करके 46 किलो जूल एनर्जी देता है, तो बोलो 32 बर्न करके कितना देगा, वही तो फॉर्मेशन होगा। तो 32 ग्राम जो है सल्फर बर्न करके देंगे 46 इंटू 32 अपॉन 5। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब एस्टिमेट भी कर सकते हो, अगर मैं ये 45 जो है, ये 46 जो है 45 के आसपास है क्या, 5 9 ज़ा 45, बिल्कुल। चलो
9 के आसपास आ जाएगा, यानी 32 इंटू 9 क्या होगा, 9 2 ज़ा 18 एंड 28, यानी ऑलमोस्ट 290 के आसपास आंसर होने वाला है। आपको पता है फॉर्मेशन है तो सीधा क्या लगाओ, माइनस का साइन, हीट रिलीज हो रहा है तो रिलीज हो गया तो माइनस का साइन लग गया, तो ऑलमोस्ट 290 के आसपास कौन आंसर है, ये वाला, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, -294.4। आ गया बच्चों समझ में, बिल्कुल एकदम सिंपल सा। 5 ग्राम के लिए इतना तो 32 ग्राम के लिए कितना, बिल्कुल सॉल्व है, हो जाना है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल मैंने थियरी बेस्ड क्वेश्चन डाला है। इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर अ लिक्विड इज स्टीयर्ड विथ अ पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करना लिक्विड है, लेकिन कहा है कौन सा कंटेनर है, इंसुलेटेड कंटेनर है बच्चों। अगर कंटेनर इंसुलेटेड है तो Q क्या हो जाएगा, 0 है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, लिक्विड को स्टीयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो, ठीक है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, Q प्लस डब्ल्यू या Q माइनस डब्ल्यू। Q तो आपका क्या है बच्चों, 0 है, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये आपका रिलेशन हो जाए, यानी 0 नहीं है, कोई ना कोई तो वैल्यू, Q ही 0 होगा, लेकिन डेल्टा यू तो 0 नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो डेल्टा यू आपको पता है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा इसमें से ढूंढो। Q 0 है, फर्स्ट ऑप्शन में ही Q 0 है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Am I right? Yes sir, you are absolutely right, this is the correct answer. Now let's move to the next segment. next question की तरफ बढ़ चलते हैं बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी बेस्ट क्वेश्चन मैंने ड्यूरिंग लेक्चर्स कराए थे, याद है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने लेक्चर्स में भी कराते हैं। लेक्चर में मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस आपको करवा चुका हूँ। मैंने चैप्टर को बहुत कंडेंस किया है, छोटा किया है, नंबर ऑफ लेक्चर्स मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ाए नहीं है, हार्डली 10 से 12 लेक्चर्स के अंदर आपके सिलेबस खत्म, टॉपिक्स खत्म होते हैं, चैप्टर्स खत्म होते हैं। तो वो ध्यान रखना बच्चों, उसको सिंक्रोनाइज करके मैंने कोशिश किया है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सको। स्टिल आपको अगर और भी नॉलेज की ज़रूरत हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो मीज़ो की वेबसाइट पर। चलो, कहते हैं 5 मोल ऑफ अ गैस इज पुट थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंज as shown graphically in a cyclic process. The process A to B, B to C and C to A respectively are, बोलता है A से, मैं इधर इस तरफ आ रहा हूँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझ लो बच्चों, A से B की तरफ गए तो ये ग्राफ है आपका, ये आपका वॉल्यूम का ग्राफ है। A पे भी वॉल्यूम वही है और B पे भी वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वो प्रोसेस क्या होता है बच्चों, वो प्रोसेस होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अब मैं यहाँ बात करूँ, सी पे भी टेम्परेचर वही है और ए पे भी टेम्परेचर वही है, तो जब टेम्परेचर सेम होता है तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अब जब बी से सी की तरफ जाता हूँ तो वी और टी में क्या कांस्टेंट दिखेगा, प्रेशर कांस्टेंट दिखेगा। यानी जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक, एंड जब प्रेशर कांस्टेंट है दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। कोई प्रॉब्लम? यानी आंसर हो जाएगा आइसोकोरिक, आइसोबेरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चों? प्रैक्टिस करवाई थी, याद है? बिल्कुल सर। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको एक बार क्लीन कर दूं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5? एक बार थोड़ा समझ के और मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, एक बार देख लो। द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। क्या पूछा है? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, यानी डेल्टा एस वेपराइजेशन दिया हुआ है 58 जूल पर केल्विन पर मोल। बहुत अच्छी बहुत अच्छा, यही तो है, बिल्कुल। अब कहता है इफ 100 ग्राम ऑफ इट्स वेपर कंडेंस एट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 123 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज
फॉर द प्रोसेस। अच्छा, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इतना दिया हुआ है और 100 ग्राम क्या होता है, कंडेंस होता है। तो भैया इंट्रोपी ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, -58 होगा क्या, क्योंकि कंडेंसेशन और वेपराइजेशन एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। बिल्कुल। अब इसमें दिया हुआ है मोलर मास ऑफ लिक्विड क्या है, 58 ग्राम पर मोल, यानी 58 ग्राम है, यानी 58 ग्राम के केस में एंट्रोपी चेंज क्या है, 58 जूल। अब आपके पास कितना ग्राम है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के केस में कितना आपका जो है चेंज होगा, एंट्रोपी चेंज, तो -58, माइनस क्योंकि वो कंडेंसेशन है, -58 इंटू 100 अपॉन 58। एम आई राइट, यस सर। ये और ये कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा, -100 जूल पर केल्विन। पर मोल मत लगाना क्योंकि 58 ग्राम एक मोल का मास है, लेकिन यहाँ 100 ग्राम में पूछा है, तो -100 जूल पर केल्विन। क्या कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आंसर बता दिया, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि वेपराइजेशन अगर है तो उसी का उल्टा तो कंडेंसेशन। अगर ये प्लस में है तो सामने वाला किस में होगा, माइनस में। अगर ये माइनस में है तो सामने वाला किस में होगा, प्लस। रिवर्स प्रोसेस याद करो, बताया था थर्मोकेमिस्ट्री में। यस सर। चलो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, -100 जूल पर केल्विन, 5 का ए ऑप्शन। अच्छा, कभी कभी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, ऑप्शन कभी कभी मैं छोड़ देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में मत सॉल्व करो। मैंने जब आपको टेक्निक बता दी तो सीधा आप ऑप्शन पे टिक कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फॉर कंप्लीट कंबशन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। मैंने आपको बताया था, अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या करता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेजर करता है। यानी ये तो हम समझ गए कि भैया ये डेल्टा यू की वैल्यू दी है, ये तो आता है ना, यस, वाटर कैलोरीमीटर एंड वार्म कैलोरीमीटर, यस। डेल्टा यू की वैल्यू दी हुई है 1364.47 किलो जूल पर मोल एट 25 डिग्री, यानी रूम टेम्परेचर पे दिया हुआ। बहुत अच्छा। एज्यूमिंग आइडियलिटी द इंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन 1 मोल के लिए ही है, तो आपको ढूंढना है डेल्टा एच। आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू, स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया हुआ है 25 है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है क्या बच्चों, बिल्कुल। डेल्टा यू क्या दिया हुआ है 1364.47 प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी 8.314 जूल होता है, किलो जूल में बदल दो। टेम्परेचर कितना है 25 प्लस 273 कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा 298 केल्विन। तो लिखो 298 हो गया। डेल्टा एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने हैं गैस के 2, रिएक्टेंट के कितने हैं 3, 2 - 3 क्या होता है -1, यानी -1 यहाँ डाल दिया। क्या हम इसको डेल्टा एच के लिए सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल, ये डेल्टा एच आपका आ गया। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 लगा हुआ रहता तो याद रखना, पहले डेल्टा एच निकालते, डेल्टा एच रिएक्शन, देन डेल्टा एच कंबशन इक्वल टू होता डेल्टा एच अपॉन 2। याद रखना ये चीज़ें होती, लेकिन यहाँ पे 1 मोल है तो ये और कंबशन दोनों सेम ही होता है। याद करो मैंने एक एग्जाम्पल कराया था, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर, अच्छा एक चीज़, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ये कंबशन है, कंबशन के केस में यहाँ पे क्या साइन लेना होगा आपको, माइनस का साइन लेना होगा। इस चीज़ को याद रखना बच्चों, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट माइनस का साइन क्यों लिया पता है, कंबशन का केस है तो इसलिए मैंने यहाँ पुट कर दिया -1346, यस। तो आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके, अगर आप देखोगे तो आ जाएगा -1366.95 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, यस सर। चलो मैं इसको रब कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर जी, ये रब कर सकते हो, सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। ओके। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की,
तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ एक बार बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल फिर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कहता है द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड CH3COOH है, W माना है, HF X माना है, SCOOH Y माना है, SCN Z माना है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। बोलता है कि बोलो कौन सबसे ज़्यादा हीट लिबरेट करेगा। सबकी Ka की वैल्यू दी हुई है। आपको पता है ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बिल्कुल, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो हीट रिलीज करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, हीट लिबरेटेड क्या होगी, ज़्यादा होगी ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन। तो बोलो सबसे ज़्यादा Ka की वैल्यू किसकी है, HF की है, यानी X, HF को क्या माना है, X की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसकी है भैया, उसके बाद HCOOH की है, HCOOH को क्या माना है, Y माना है, यही तो होगा। उसके बाद किसकी है भैया, CH3COOH की है, इसको क्या माना है, W माना, नहीं CH3COOH को क्या W माना, यस। और उसके सबसे कम किसकी है, SCN की, SCN को क्या माना है, Z। यानी ऑर्डर क्या होगा, X Y W और Z। Ka ज़्यादा तो हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा। तो X क्या है आपका, HF, यानी X Y W और Z, यानी B इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज गिवन हियर दैट इज द B इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट, यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग थोड़ा समझ ले बच्चों, समझेंगे तभी तो बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये फिर से थ्योरी वाले क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल आपके थ्योरी बेस को, थ्योरी को आप सही तरीके से कर लो। कहता है मिक्सिंग ऑफ N2NH2 N2NH2 form an ideal gas mixture at room temperature in a container. For this process which of the following statement is true? कहता है mixing of N2 plus H2, okay, it gives you 2NH3। बहुत अच्छी बात है। The mixing of N2NH2 form an ideal gas mixture at room temperature. Okay. अच्छा, आइडल गैस मिक्सचर, रिएक्शन हुआ नहीं, रिएक्शन तो होगा। अच्छा चलो, ये आइडल गैस मिक्सचर बना दिया मैंने, मान लिया कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं किया, एक बार मैं मान लूँ कि आइडल गैस मिक्सचर बना दिया, ठीक है। फॉर दिस पर्पस विच ऑफ द, अच्छा ये मिक्सचर किया तो आपको पता है कि जब डायरेक्ट मिक्सिंग होती है तो डेल्टा H में कोई चेंज नहीं होता, आइडल गैस है। डेल्टा S सराउंडिंग में भी कोई चेंज नहीं होगी, बिल्कुल। लेकिन डेल्टा S सिस्टम आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इंट्रॉपी रन, याद करो कंटेनर में मैंने बताया था कि मिक्सिंग कर दिया, रिएक्शन नहीं हुआ भैया, ये बहुत सारे गैस डाल दिए तो आपको पता सारे में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी तो रैंडमनेस बढ़ेगा। तो डेल्टा, ये सिस्टम है तो डेल्टा सिस्टम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन 0। और प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है, क्योंकि कोई भी गैस लो वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, पूरा कंटेनर का हर स्पेस को घेर लेते हैं। तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं, सराउंडिंग से कोई मतलब है नहीं, सराउंडिंग में भी कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा H में भी कोई चेंज नहीं होगा। ये मैं एक चीज़ हटा देता हूँ, इसमें सिर्फ इंटरमिक्सिंग बोला है तो रिएक्शन दिखाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, हटा दिया। समझ में आया, दो गैसों को मिला दिया मैंने N2 और H2, तो ये स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्स करेंगे, बिल्कुल। जब करेंगे तो इंट्रॉपी क्या होगी, बढ़ेगी सिस्टम की, ये पूरा क्या है सिस्टम, तो इसलिए इंट्रॉपी ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा G नेगेटिव, डेल्टा H में हीट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, नॉर्मल मिक्सिंग है। और डेल्टा H सराउंडिंग भी आपका क्या होगा, 0, बाहर का कोई मतलब नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ सही है भैया, डेल्टा H 0 पे, डेल्टा H सराउंडिंग, डेल्टा सिस्टम, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बच्चों B इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो बच्चों। क्वेश्चन गिवन है यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड कैलकुलेट द मल्टीपल बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, ये निकालना है, यानी BE बॉन्ड एनर्जी निकालना है C ट्रिपल बॉन्ड का, ये ढूंढना है, ठीक है, इन C2H2। अच्छा, दैट ओके, एंड दैट एनर्जी इज क्या है, इसमें से इस आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा। यानी आपको एक्चुअली ऐसे जाना है, यानी C2H2 ब्रेक डाउन हुआ तो किस में ब्रेक डाउन हुआ, 2C + H2 में, यही तो होगा। चलो इस रिएक्शन तक पहुंचना है,
यानी ये आपका इस तरीके से रिएक्शन है, यही तो है C2H2, बिल्कुल। इट गिव्स 2C, डिसोसिएशन हो गया। पहले तो इसका डेल्टा H ढूंढो, बहुत अच्छी बात है। पहले तो डेल्टा H ढूंढेंगे ना, एक एक प्रोसेस में जाएंगे। अब इसका डेल्टा H ढूंढने के लिए तुम्हारे पास 3 रिएक्शन दिए हुए हैं। क्या क्या रिएक्शन दिए हुए हैं देखो बच्चा, 2C प्लस H2, ओके सर, इट गिव्स यू C2H2, बहुत अच्छा। इसके लिए डेल्टा H आपका क्या गिवन है, 225, ओके। देन 2C से बन गया 2C गैस, अच्छा सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, यानी डेल्टा H इसका क्या दिया हुआ है, 1410 किलो जूल, ओके, ये भी किलो जूल, ओके। उसके बाद दिया हुआ है H2 से 2H बना, अच्छा जी, चलो आपका क्या बन गया, डेल्टा H इज इक्वल टू 330 किलो जूल, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं, ये आपका गिवन है दिया हुआ, ठीक है। और आपको जाना है यहाँ पे। अब देखो C2H2 पूरा डिसोसिएट हुआ तो H2 भी टूट के क्या बन जाएगा बच्चों, H2 भी टूट के आपका बन जाएगा 2H, आ गया समझ में। तो यहाँ पे अब क्या लिख दोगे, 2H, यहाँ पे क्या लिख दोगे, पूरा बॉन्ड टूट गया, 2H, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कोशिश करूँ, क्या करूँ कि भैया इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखूं और इसको उससे माइनस करूं, तो देखो तो कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल करो। तो मैं लिखूं 2C सॉलिड प्लस H2 गैस, समझना बच्चों, 2C सॉलिड प्लस H2 गैस, ओके, एंड गिव्स यू 2C गैस प्लस 2H गैस, ओके, बहुत अच्छा। अब इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, 1410 प्लस 330, 0314 437, 1740 किलो जूल, आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब इस इक्वेशन जो ये आपका आया, मैंने मान लिया कि ये इक्वेशन है A, इसको अगर मैं इसमें से माइनस करके देखूं इस वाले में से, तो देखो तो कुछ आ सकता है क्या, एक बार चेक करके देखते हैं। मैं इस तरफ आ सकता हूं, बिल्कुल। अब मैं अगर ऐसा लिख दूं, ओके, 2C, यस, मैं लिख दूं, माइनस कर दिया, मैं मान लिया इक्वेशन A माइनस इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1, यस सर, बिल्कुल मान लो, इक्वेशन A माइनस इक्वेशन 1, A क्या है, 2C, बहुत अच्छा, सॉलिड में, प्लस H2 गैस में, माइनस 2C सॉलिड में, प्लस H2 गैस में, बहुत अच्छा। देन आपका आ जाएगा 2C गैस में, बहुत अच्छा, प्लस 2H गैस में, माइनस C2H2, हो गया। अब देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये सॉलिड वाला, ये और ये कैंसिल, और ये C2H2 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C2H2 गिव्स यू 2C गैस प्लस 2H गैस, आ गया क्या, लो डिजायर्ड इक्वेशन पे पहुंच चुके हैं, C2H2 2C प्लस 2H गैस। अब इसका डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, यानी ये जो इक्वेशन आया इसका डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, इसका 1740 माइनस 225 होगा ना, माइनस किया ना इक्वेशन 1 माइनस इक्व, तो उसका डेल्टा H भी माइनस होगा। चलो डेल्टा H आ चुका है, 1740 से 225 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 हो गया, 2 नहीं होगा ना, 10 है ना, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, हो गया, 1515 होगा ना, चलो ऐड करके भी देख लो, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा H 1515, डेल्टा H आ चुका, यानी ये डेल्टा H आपका आ जाएगा 1515, ठीक है। अब आपको पता है डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। चलो मैं इस तरफ आ रहा हूँ, तो समेशन लगा दो, डेल्टा H इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस BE ऑफ प्रोडक्ट।
चलो रिएक्टेंट में कौन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एक बार, तो मान लिया X। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है 2 बार, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का क्या है 350 है, तो 2 × 350। रिएक्ट प्रोडक्ट में तो क्या है सब सिंगल फॉर्म में है तो 0। डेल्टा H कितना आया है 1515, यही तो आया है बिल्कुल। चलो ये क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, 1515 माइनस 700 इक्वल टू X। यही X तो क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी है, यानी इसी को क्या माना हमने X, यही तो निकालना है। चलो 1515 में 700 माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा 10 5 1 15 815, यही तो होगा 815। कहाँ है भैया 815, देखो तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। धीरे धीरे मैंने एक एक स्टेप करके बताया, कोई हड़बड़ी नहीं की। एग्जाम में इतना समय नहीं लगाना बच्चों, थोड़ा फास्ट करना, आपको पता है आप कर लोगे, मुझे पता है। इसका क्या होगा D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नोट डाउन हो चुका होगा आई होप सो, नहीं तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लेना, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2016 में आया था। कहाँ कंफ्यूज हो गए मुझे पता है। क्वेश्चन में कहता है 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस टू 300 केल्विन इन थर्मल कंटेनर विथ सराउंडिंग एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 atm। अच्छा, इन दिस प्रेशर द चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा, आपको पता है चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या होता है Q/T, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है एक्सपेंड किया है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -P एक्सटर्नल डेल्टा V, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा, बिल्कुल दादा बिल्कुल 0 हो जाएगा। जब डेल्टा U 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है भैया, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है Q + W। ये 0 हो जाए तो Q + W, ये क्या है कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सेबल प्रोसेस है ना। तो याद रखना Q इरिवर्सेबल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा W आ जाएगा। यहाँ इसका माइनस डाल दिया, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। W इज इक्वल टू क्या होता है P एक्सटर्नल डेल्टा V। P, चलो डेल्टा V आपका क्या है जल्दी बता दो, V2 - V1 यानी 2 - 1 यानी 3 2 - 1 क्या होता है 3 लीटर ATM। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, 3 लीटर ATM आपका आ चुका है। अब आपसे पूछा गया है कि भैया 3 लीटर ATM आ गया, 1 लीटर ATM में कितना होता है 105, तो 101.3 तो क्या हो जाएगा 339 313 0313 303, यानी जो Q रिवर्सेबल आया है वो क्या आ जाएगा -303, यानी ये माइनस का साइन है। अब आपको पता है यहाँ क्या होता है डेल्टा इज इक्वल टू Q रिवर्सेबल अपॉन T, इस बार ई रिवर्सेबल प्रोसेस है तो -Q ई रिवर्सेबल अपॉन T कितना आ जाएगा भैया -303.9 अपॉन T। T कितना है बच्चा 300 केल्विन है। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके क्या आ जाएगा -1.013, याद रखना जूल पर केल्विन पर मोल। आया समझ में बच्चा, एक बार देख लो। एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर। W ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये इरिवर्सेबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सेबल वर्क डन है, इरिवर्सेबल वर्क डन है। माइनस यहाँ पे लगा दिया इसलिए बार बार माइनस नहीं लगाया मैंने। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों, आ गया क्या समझ में आपको, नहीं आया तो बताओ जल्दी से। आई होप सो दिस थिंग्स आर इजीली गेटेबल टू यू। एम आई राइट, Q और W का साइन क्या होगा ऑपोजिट हो जाएगा, तो ऑपोजिट होके ये माइनस यहीं खींच दिया, -Q है ना, और W की वैल्यू डायरेक्ट कर दी, इसलिए ये माइनस यहाँ रह जाएगा। एक्चुअली ये यहाँ पे ले जाओगे ना, ये अगर यहाँ पे Q - W कर दोगे ना तो यहाँ यह प्लस हो जाता है, ठीक है, यानी साइन ऑपोजिट हो जाता है, इसलिए मैंने माइनस प्लस का गेम नहीं किया, यहीं पे डायरेक्ट पुट करके निकाल दिया। तो आंसर इज इक्वल टू 1.013, प्लस में मत करना बच्चों, ये C हो जाएगा -1.013। एम आई राइट।
अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो बच्चों तो यू कैन ईजिली आस्क टू मी। ओके, चलो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो बहुत अच्छा, मैंने आपको जो 10 क्वेश्चन लिए थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप इसमें आपको कोई फर्दर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज़ कम टू से बाय बाय। इस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, थ्योरी बेस्ड हैं। स्टिल अगर इसमें कहीं पर भी आपको डाउट हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।